गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन इनिशिएट किया था, जिसमें मैंने बेस का रिएक्शन एसिड के साथ और फिर बेस का रिएक्शन लिस्ट मेटल के साथ, लिस्ट रिएक्टिव मेटल, जिसमें एक मेटल मैंने जिंक के साथ रिएक्शन करके आपको बताया था। बेस का जब एसिड के साथ रिएक्शन हुआ था तो उस रिएक्शन में आपने देखा था कि व्हेन एवर बेसेस रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो जिस मेटल का बेस होता है उसी मेटल का साल्ट का फॉर्मेशन होता था, साथ ही साथ वाटर उसमें रिलीज होती थी। लेकिन फिर जब हम बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो जनरली हमें इसमें याद ये रखना है कि बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं, जैसे एम्फॉर्टिक मेटल में मैंने उस दिन भी कहा था कि जिंक और एल्युमिनियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिस मेटल के साथ डायरेक्टली बेस, खास करके अल्कलीज, डायरेक्टली रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके उसी मेटल का कंपाउंड बना लेता है साल्ट, और फिर उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल में जैसे जिंक था एम्फॉर्टिक इन नेचर है, एल्युमिनियम भी एम्फॉर्टिक मेटल है, तो इस दोनों के ऑक्साइड जो है ना वो निगेटिव आयन कंटेंस कर सकते हैं। तो निगेटिव आयन कंटेंस करने के कारण वो मेटल के पॉजिटिव आयंस, जैसे NaOH में सोडियम Na+ में कन्वर्ट होगा तो उसके पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके और फिर वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स एम्फॉर्टिक ऑक्साइड जो यहाँ पर है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। यही चीज़ इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है, यहीं पे आपको समझना है। जैसे मैंने बताया था सेकेंड रिएक्शन था जिसमें मैंने आपको बताया कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। अब ये मेटल्स कैसे होंगे? तो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, जो एम्फॉर्टिक इन नेचर है, एम्फॉर्टिक मेटल्स कह सकते हो। और ये एम्फॉर्टिक मेटल्स जो हैं, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे ये जिंक होता है, एल्युमिनियम है, तो ये दोनों एम्फॉर्टिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन करता है। खास करके अल्कलीज की मैं बात करता हूँ, अल्कलीज ये रिएक्शन करता है। आप इस रिएक्शन में देखें तो इसको पहले एक्सप्लेन कर ले, तो इसमें लिखिए कि व्हेन अल्कलीज reacts with metals like zinc or aluminium, then they form their salt and release हाइड्रोजन गैस, H2 गैस को रिलीज करता है। यहाँ नोट में लिख दें आप कि बेसिस कैन नॉट रिएक्ट विथ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ कोई भी बेस रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल्स को रिएक्शन करने के लिए निगेटिव आयंस, यानी कोई भी अल्कलीज का यानी बेसिस का रिएक्शन अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं तो उस एलिमेंट में निगेटिव आयन
प्रोड्यूस करने की या फॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। लेकिन आप जानते ये भी है कि मेटल्स किसी भी कंडीशन में निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी है। और वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो तो वैसे एलिमेंट्स मेटल कहलाते हैं। जस्ट इसका रिवर्स है नॉन मेटल। वैसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है, वैसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बेस का रिएक्शन जनरली नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो वैसे कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कंपाउंड्स जिसमें निगेटिव आयन फॉर्म करने की एबिलिटी होगा, वही बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। सो दैट्स वाई कोई भी मेटल, चाहे वो हैवी मेटल की बात करें या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, कोई भी मेटल, इनर ट्रांजिशन हो, एफ ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का मेटल अगर है तो वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा किसी भी कंडीशन। लेकिन एक्सेप्शन में ये रिएक्शन आता है जिसमें जिंक और एल्युमिनियम, चूँकि ये दोनों मेटल्स एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनके ऑक्साइड डुअल नेचर, इट मीन्स वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर परफॉर्म करने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिंक का जो ऑक्साइड बनेगा वो ऑक्साइड निगेटिव आयन भी कंटेन कर सकता है, या फिर अगर हाईली रिएक्टिव एसिड के साथ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उस ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों नेचर को शो करते हो वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, और ये नेचर जिंक का भी है और सेम वही नेचर एल्युमिनियम का है। इसीलिए जिंक और एल्युमिनियम डायरेक्टली अल्कलीज, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो अल्कलीज है, तो उस बेस के साथ यानी अल्कलीज के साथ ये जिंक और एल्युमिनियम डायरेक्टली रिएक्शन करके सोडियम, जैसे हम बात करें अल्कलीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है, जबकि एल्युमिनियम उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनेट। और ये दोनों ऑक्साइड इसलिए, ये दोनों कंपाउंड इसीलिए फॉर्म कर पाया कि इन दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर। साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जिसको मैंने बताया था कि कैंडल फ्लेम टेस्ट के थ्रू आप इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उसको आप कैंडल फ्लेम से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होता है। इसीलिए अगर कैंडल फ्लेम टेस्ट करेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस होगी तो वो कैच कर लेगा फायर को, यानी उसमें आग लग सकती है, और आप उस फ्लेम को देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो आपने ये रिएक्शन उस दिन देखा है कि जिंक का रिएक्शन आपने कराया था NaOH के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन में ये बना था Na2ZnO2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में लिबरेट होती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो एटम्स हैं सोडियम के, इसलिए इसमें 2 मॉलिक्यूल्स NaOH का लेना होगा, जिसके कारण ये प्रोड्यूस होगा। इसको आप बोलते हो सोडियम जिंकेट। एक्चुअली ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता। इस रिएक्शन में पहले जिंक कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड में। एक्चुअली जिंक को आप वाटर में डालते हैं, क्योंकि NaOH के सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि अगर ये अल्कलीज है तो वाटर सॉल्युबल अल्कलीज है, जिसके कारण जिंक इस H2O के साथ कंबाइन हो जाता, और कंबाइन होने के बाद
ये ZnO2 माइनस में कन्वर्ट होता है, ZnO2 माइनस में। इस तरह के आयन का फॉर्मेशन करता है। क्यों? कि जिंक वाटर में डिसॉल्व होता है, और वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब है कि ये जिंक ऑक्सीजन को यहाँ से लेके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब फिर NaOH से होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट स्टेप में लें तो 2NaOH प्लस ZnO2 इसकी रिएक्शन आप करते हैं। इसका रिएक्शन करने के बाद ये बनता है Na2ZnO2, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। Na2ZnO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर ये OH है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो इससे H2O रिलीज हो जाता है। तो जो H2O इसमें डिसॉल्व होगा था जिंक, जिसके कारण जिंक ऑक्साइड में बदला था, वो H2O फिर से NaOH को मिल गया, एंड फाइनली इससे जो रिलीज होती है तो हाइड्रोजन गैस। याद ये रखना है कि ये H2O एक्चुअली इंटरमीडिएट का काम किया है। जो H2 यहाँ पर कंज्यूम हुआ था वो H2O यहाँ पर रिलीज हो गया। सो इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो ये H2O इस H2O से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी NaOH के साथ ये ZnO2 माइनस कंबाइंड होता है, एंड फाइनली ये Na2ZnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये H2O यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आप गौर करें, ये ZnO2 इस ZnO2 से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जिंक का रिएक्शन अगर आपने इसके साथ किया है तो 2NaOH प्लस Zn इक्वल्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर बनता है Na2ZnO2 प्लस H2। यही है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड, ये दोनों को कंबाइन करके फाइनल रिएक्शन लिखेंगे तो आप यही बनेगा। एक्चुअली हुआ ये था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट वाटर, चूँकि आप जानते हैं ये अल्कलीज है, तो इस अल्कलीज में ये 100% प्योर बेस तो है नहीं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे ही इस बेस में आप जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स डालेंगे, देन आफ्टर जिंक उसमें प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर ZnO2 में बदल जाएगा, और ये फॉर्म करेगा ZnO2 माइनस और प्लस साथ ही H प्लस, तो 2H प्लस आपस में यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो फाइनली यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है ZnO2 माइनस का। इसका फॉर्मेशन होने के बाद तब ये फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए निगेटिव आयन है, और यही निगेटिव आयन के कारण यहाँ पर OH माइनस इससे रिलीज हुआ, बदले में ZnO2 इसमें जुड़ गया। फाइनली Na2ZnO2 का फॉर्मेशन हुआ, ये H2O में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये जो H2O यहाँ पर है, एक्चुअली ये H2O उस बेस में पहले से प्रेजेंट H2O के कारण था, वही H2O यहाँ से कन्वर्ट होके फिर से उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन कर दिया। लेकिन फाइनल रिएक्शन में जो रिलीज हुआ वो क्या था? हाइड्रोजन गैस। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव बेस, जिसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहते हो, व्हेन रिएक्ट्स विथ एम्फोटेरिक मेटल देन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब ये बातें जो होती है इसको आप बोलते हो सोडियम जिंकेट। आप कभी कभी ये बुक में देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो ये टूटेगा 2Na प्लस में एंड प्लस ZnO2 माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको कंफर्म रखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आपने देखा कि व्हेन एवर बेसेस रिएक्ट विथ एम्फोटेरिक मेटल दे फॉर्म देयर साल्ट। जैसे जिंक से इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया हमें, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यही सेम रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक इन नेचर का है। तो एल्युमिनियम के साथ भी, यानी डायरेक्टली अगर आप एल्युमिनियम को अल्कलीज में डाल दें तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा। जैसे अगर आप
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हो सकता है आप KOH भी ले लो, वो भी अल्कलीज है। तो उसके साथ आप इसका रिएक्शन करोगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का इसके साथ रिएक्शन करने से यहाँ पर फिर से सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहाँ पर भी वही बात है, तो NaOH प्लस Al प्लस H2O, क्योंकि वाटर तो इस बेस में यानी अल्कलीज है तो इसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रेजेंट रहने के कारण ऐसा होता है कि सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर ले, तो यहाँ पर 2 NaOH लेंगे तो 2 एल्युमिनियम भी लेना होगा, तो यहाँ पर 2 NaAlO2 रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले, तो 2 ऑक्सीजन इधर है और अभी इधर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 H2O देना होगा। फाइनली अब हाइड्रोजन इधर 4 एंड 2 इधर 6 है, तो ये 3H2 यानी 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिबरेट होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट, जैसे उसको सोडियम जिंकेट बोलते थे जिंक के साथ, तो एल्युमिनियम के साथ एल्यूमिनेट होगा। यहाँ पर भी यही चीज़ कि ये भी AlO2 माइनस में कन्वर्ट होगा और AlO2 माइनस फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो फाइनली ये सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जिंक और एल्युमिनियम के साथ जब हम बेस का रिएक्शन कराते हैं, बेस में भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जिसे आप अल्कलीज कहते हो यानी वाटर सोलेबल बेस है, तो उसके साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम से आपने देखा कि अल्कलीज है NaOH, इसके साथ रिएक्शन किया तो एल्यूमिनेट बना, जिंक के साथ रिएक्शन किया तो जिंक सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से बेसिस यानी खास करके अल्कलीज कुछ मेटल्स हैं जिसमें जिंक और एल्युमिनियम स्पेशली है, इसके साथ रिएक्शन करके और फिर इसका कंपाउंड बनाता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस दोनों रिएक्शन को आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब थर्ड रिएक्शन जो इसका है वो है बेसिस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये हमारा थर्ड रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आप पहले ही डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जनरली अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। ये हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी में ही पढ़ लिया था। फिर बाद में चल के जब हम लोगों ने लक्स फ्लूइड थ्योरी को पढ़ा तो उसमें एकदम क्लियर हो गया था कि वैसे ऑक्साइड जो केटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो केटायन का फॉर्मेशन करने वाला ऑक्साइड बेसिक होगा और एनायन का फॉर्मेशन करने वाला जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एसिडिक इन नेचर है तो ये एसिड के तरह अपने प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसीलिए जब किसी भी बेस का रिएक्शन
हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करते हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करने पर वही बातें होती है जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस जो होता है। आप जानते हैं कि व्हेन एवर बेसेस रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी भी मेटल का रिएक्शन, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी बेस का रिएक्शन अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो वहाँ पर भी साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप लिखें व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड they form metal salt and water। ये मेटल साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। आप जानते होंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब एसिडिक नेचर है तो जाहिर सी बात है कि ये उसी तरीके से रिएक्शन करेगा जिस तरीके से एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। आप बहुत सारे ऐसे एसिड्स का नाम जानते होंगे, लेकिन कुछ मेटेलिक एसिड न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर बेस के साथ कराते हैं तो फिर वहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, ये बेस है और इसका रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो ये इसका साल्ट बनाता है और ये बनाता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ वाटर इसमें रिलीज होती है। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया और वाटर रिलीज करता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर लेंगे। इधर 2Na है तो जाहिर सी बात है यहाँ 2NaOH रखना होगा। अब ये CO2 और इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड होके Na2CO3 का फॉर्मेशन करता है। Na2CO3, अब 2NaOH है तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया जो वाटर बन के यहाँ से रिलीज हो गया, यानी ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। सोडियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस बेस के साथ कंबाइंड होकर साल्ट का फॉर्मेशन करता है एंड वाटर रिलीज करता है जस्ट लाइक एसिड। अब एसिड के तरह ये बिहेव करता है तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यही एसिडिक नेचर होने के कारण ही यह अल्कली या किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में आपने देखा यहाँ पर कि साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर रिलीज हो रही है। उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका भी रिएक्शन अगर CO2 के साथ करें तो इसमें भी CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और फिर इसमें भी वाटर रिलीज हो जाएगी। तो इस रिएक्शन से भी हमें क्लियर पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो एसिडिक इन नेचर है। क्यों? कि कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं कि ये साल्ट है और इसका ये फॉर्मेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें भी CO2 एसिडिक इन नेचर है। अब ऑक्सीजन को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देख लें तो इधर 2 ऑक्सीजन है और 2 इधर 4 ऑक्सीजन है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर 3 यहाँ और 1 यहाँ 4 ऑक्सीजन है। कार्बन को देखें तो कार्बन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है।
हाइड्रोजन को देखें तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। सो फाइनली दिस इक्वेशन इज बैलेंस, यानी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इक्वेशन को बैलेंस करना आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये बैलेंसिंग आप जानते होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ देख लिए कि वेन एवर बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देन दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, सो वी कैन से दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वैसे भी हम लोग नॉन मेटल्स के ऑक्साइड को देखें, लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, लेकिन वो एसिडिक नहीं है, वो न्यूट्रल इन नेचर है। जैसे यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो इसमें आप देख रहे हो कि कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड यानी अगर आप यहाँ पर CO लेते तो CO लेने के बाद ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने के कारण ये रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हम किसी भी बेस का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करें, जैसे सपोज करो कि NaOH का रिएक्शन करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न ये है कि ये न्यूट्रल इन नेचर है, जिसके कारण इसमें निगेटिव आयन फॉर्म करने का एबिलिटी नहीं रह जाएगा। तो न्यूट्रल इन नेचर है, सो फाइनली रिएक्शन नॉट अकर, ये चीज़ याद रखना है। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे भी मिलेंगे जो न्यूट्रल होते हैं। वैसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर है। ये आप एक्सेप्शन में लिख लें तो आपको आसानी से याद रहेगा। एक्सेप्शन में इस रिएक्शन को लिख लें। ये दोनों तो कर रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो न्यूट्रल इन नेचर है, रिएक्शन उसके साथ नहीं होगा क्योंकि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को भी अच्छे से देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिस के कुछ और रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तब तक आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ के रहें, और आगे के अगर आपके बुक में कुछ रिएक्शंस हैं तो उसे देख के रखिए। मैं निश्चित रूप से उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।